सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब जो संविधान छपेगा उसमें सभी संविधान निर्माताओं के सिग्नेचर होंगे और वो 22 चित्र भी होंगे जो मूल संविधान में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, साथ साथ माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को बार बार कह रहा था कि जो संविधान है ये अधूरा है, ये मूल संविधान नहीं है। कायदे से संविधान वो मार्केट में रहना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में या कोर्ट में, जो जिसपे वो सारे सिग्नेचर भी हो संविधान निर्माताओं के और 22 चित्र भी हो। पिछले 10 वर्षों से मैं पूरे देश में घूम घूम के कहता रहा, कई बार मैंने सरकार को भी लिखा, लेकिन अब जाके ये तय हुआ है कि अब वो संविधान मिलेगा। हुआ ये कि राज्यसभा में सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी ने ये प्रश्न खड़ा किया। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, संविधान को जानते हैं, संविधान सभा में क्या क्या चर्चा हुई उसको जानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि जो संविधान पब्लिश हो उसमें सबके सिग्नेचर हो संविधान निर्माताओं के और 22 चित्र भी हो। उसके बाद वहां पे नेता सदन नड्डा जी ने खड़े होकर कहा कि अब सरकार सुनिश्चित करेगी कि जितने भी पब्लिशर हैं वो जो संविधान छापेंगे उसमें सिग्नेचर भी होगा, फोटो भी होगा। इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा। दूरगामी परिणाम क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं। भारत के संविधान का जो कवर पेज था, अभी तो देख रहे हैं कवर पेज, इसमें कुछ बना ही नहीं है, बस ऐसे काला पीला बना हुआ है। जो कवर पेज था संविधान का, उसमें सुनहरे रंग का सतकमल दल बना हुआ था, उसमें और भी फूल पत्ते बने हुए थे, अजंता की भित्त चित्री बनी हुई थी, अशोक चिन्ह था फ्रंट पेज पे, अशोक स्तंभ था फ्रंट पेज पे, 4 शेर थे, हाथी था, घोड़ा था, नंदी जी थे संविधान के फ्रंट पेज पे, एक सिंह भी था, चक्र भी था। इसी तरीके से पार्ट वन में सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो सबसे मुख्य चिन्ह रहा है वो जैबू बेल। जैबू बेल को बहुत ही पावरफुल बैल माना जाता है। जैबू बेल बहुत अच्छा एक टीम लीडर होता है, बहुत मजबूत होता है। जैबू बेल क्या करता है कि जो पूरा झुंड होती है उनमें सबकी सुरक्षा करता है। तो इसमें पार्ट 1 में जैबू बेल बना हुआ था। पार्ट 2 में वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए थे और वहां पे बच्चे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं। ये पार्ट 2 पे बना हुआ था। पार्ट 3 जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उस फंडामेंटल राइट है पार्ट 3, उसमें पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। ये चित्र बना हुआ था। पार्ट 4 पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये चित्र क्यों बनाया गया था कि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, वैसे डायरेक्टिव अपना ये प्रिंसिपल है, इसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि क्या ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसीलिए वहां पे भगवान कृष्ण की फोटो है। पार्ट 5 के पहले जो चित्र था उस पे भगवान गौतम बुद्ध लोगों को ज्ञान दे रहे। पार्ट 6 के पहले जो चित्र था वो भगवान महावीर लोगों को उपदेश दे रहे। पार्ट 7 के पहले जो चित्र था उस पे सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षुओं के साथ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे। पार्ट 8 पे हनुमान जी माता सीता को खोजने जा रहे हैं। पार्ट 9 पे सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठ के राजकाज कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, पार्ट 9 पे सिंहासन 32 बनी है, राजा विक्रमादित्य बने। जानते क्यों? क्योंकि पार्ट 9 पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड है। जो देश भर में पूरी पंचायतें बनती हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, उससे रिलेटेड पार्ट 9 है। तो मतलब इसमें चित्रों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया कि जो ग्राम प्रधान है, जो पार्षद है, ये खुली बैठक बुलाएंगे एक स्थान पे, वहां सबकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे। पार्ट 10 के पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था। पार्ट 11 के पहले राजा भरत अपने घोड़े के साथ खड़े हुए हैं। राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। दुर्भाग्य वो देखिए कि राजा भरत का भी फोटो हटा दिया। पार्ट 12 भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं। भगवान नटराज की पूजा दक्षिण भारत में बहुत होती है और पार्ट 12 पे भगवान नटराज का चित्र था। पार्ट 13 के पहले जो चित्र था उसमें राजा भगीरथ है, गंगा जी अवतरित हो रही हैं, महाबलीपुरम का मंदिर है, भगवान शेषनाग है,
और अन्य देवी देवताओं के चित्र बने थे पार्ट 13 पे। पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। अब जरा पार्ट 15 को समझिए। पार्ट 15 है चुनाव से संबंधित। जो देश भर में पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं वो पार्ट 15 के अंतर्गत बनती हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना है वो भी पार्ट 15 के अंतर्गत बना हुआ है। जो सांसद विधायक का चुनाव होता है वो पार्ट 15 के अंतर्गत होता है। उद्देश्य क्या था, मतलब संदेश क्या देना था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी और आम जनता ये देखेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों के सबसे नजदीक काम कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मनसा वाचा कर्मणा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के कार्य को आगे बढ़ा रही, उसको वोट करेगी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की का भी चित्र निकाल दिया। पार्ट 16 पे रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। अब पार्ट 16 से यहां से ब्रिटिश काल शुरू होता है। रानी लक्ष्मीबाई की फोटो है, वहां से ब्रिटिश काल शुरू हो जाता है। पार्ट 17 पे महात्मा गांधी दांडी मार्च कर रहे नमक कानून के खिलाफ। पार्ट 18 के पहले नोआखाली दंगों की फोटो थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमारा देश बट चुका है, नोआखाली में इतना भीषण दंगा हो चुका है, इस दंगों से सीख लेते हुए भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दोबारा देश का विभाजन न हो। नोआखाली दंगों का जो चित्र डाला गया था इसी उद्देश्य डाला गया था। पार्ट 19 पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत बना हुआ है। पार्ट 21 पे थार रेगिस्तान में सजे धजे ऊंटों का पूरा काफिला चल रहा है। पार्ट 22 पे समुद्र की लहरों को हराता हुआ जहाज आगे बढ़ रहा है। ये सारे चित्र बने हुए थे। इन चित्रों का एक उद्देश्य था, इन चित्रों का एक संदेश था। अगर ये चित्र होते तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये होती कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान की कभी गलत इंटरप्रिटेशन न कर पाता। सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कभी सेकुलरिज्म की गलत इंटरप्रिटेशन करता है, कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की गलत इंटरप्रिटेशन कर देता है, कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गलत इंटरप्रिटेशन कर देता है, कई बार फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन कर देता है, कई बार जो व्यापार का अधिकार है, राइट टू प्रोफेशन है, राइट टू बिजनेस है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर ये चित्र होते तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता। और सच्चाई तो ये भी है कि अगर ये चित्र रहे होते, भगवान राम के चित्र, भगवान कृष्ण के चित्र, हनुमान जी के चित्र, हमारे देवी देवताओं के चित्र, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोबारा कोई सेकुलर शब्द जोड़ भी पाता जो इमरजेंसी में जोड़ा गया। बहुत सारे काम अगर इसमें ये सारे चित्र रहे होते तो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार अपने अपने मन से, अपने अपने तर्कों के साथ संविधान की अपनी अपनी व्याख्या नहीं कर पाते और जो दुनिया भर का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हर पार्ट के पहले किसी न किसी का चित्र था। हनुमान जी का चित्र है, सम्राट अशोक का चित्र है, भगवान महावीर का चित्र है, गौतम बुद्ध का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है, भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र है, हमारे गुरुकुल बने हुए हैं। अब अगर गुरुकुल बना होता, गुरुकुल बनाने का उद्देश्य क्या था? और गुरुकुल किस पे है? पार्ट 2 पे सिटीजनशिप पे है, यानी हमारे नागरिकों को वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वैदिक गुरुकुल शिक्षा दी जाए, ये उद्देश्य था उसको चित्र बनाने का। तो फिर कोई ये नहीं समझता कि नहीं सारे स्कूल एक समान होते। हमारे देश में तो पार्ट 2 पे बना था वैदिक गुरुकुल स्कूल, और 2012 में राइट टू एजुकेशन में अमेंड करके राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसों को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कहीं मदरसा नहीं बना हुआ है, इस पूरे संविधान में कोई मदरसा नहीं बना है कि मदरसों को प्रमोट करना है। बना क्या है? गुरुकुल, यानी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करना है। सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए, इसका मतलब पार्षद प्रधान को प्रतिदिन ऐसे खुले स्थान पे, सार्वजनिक स्थान पे बैठ के लोगों की समस्याएं ठीक करनी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि सरकारें एकदम सही रास्ते पे चले, और भगवत गीता जैसे ग्रंथ को अगर इस पे चित्र बना होता तो भगवत गीता को पढ़ाने में कहीं कोई विरोध नहीं कर पाता। राम लक्ष्मण सीता की फोटो होती तो रामायण रामचरितमानस को स्कूलों में पढ़ाने में कोई विरोध नहीं कर पाता। हनुमान जी की फोटो होती तो स्कूलों में प्रार्थना में हनुमान चालीसा करवाने में कोई इसका विरोध नहीं कर पाता। बहुत नुकसान हुआ है चित्रों को हटाने के कारण। अब बड़ी खुशी है कि सरकार इस पे काम कर रही है। मेरी 10 वर्षों की मेहनत सफल हो गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उपराष्ट्रपति महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, राधा मोहन अग्रवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, आदरणीय नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इमीडिएटली इस पे कहा
यहाँ आप सरकार ये कदम उठाएगी। माननीय धनखड़ जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो संविधान के जानकार हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वो जानते हैं इन चित्रों का कितना महत्व है, और इसके पहले भी कई बार वो पब्लिक फोरम पे कह चुके हैं। और आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा वो वीडियो बहुत सर्कुलेट किया, जो पिछले मैं कई वर्षों से इस पे पब्लिक फोरम पे इसको बार बार उठाता था, वो वीडियोज आपने हमारा सांसदों विधायकों तक पहुंचाया। ये बात बहुत मैक्सिमम लोगों तक पहुंची, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से आइए हम सब कोशिश करते रहेंगे। मैं एक एक विषय उठाता रहूंगा, आप उन विषयों को आगे बढ़ाते रहिए, उन विषयों को सांसद विधायक तक पहुंचाते रहिए। आशा करता हूं कि जल्दी अगले 4-5 साल में जितने हमने मुद्दे उठाए हैं उन सभी